वेलकम बच्चों। एक बार फिर से आप लोगों का सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। और ये एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। अगर आप लोग इसको पूरे एंड तक फॉलो कर लेते हो तो समझ लो कि आप लोग एक सीरियस कैंडिडेट हो, ठीक है, और आईआईटी में जाना डिज़र्व करते हो। क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पूरे डिटेल में एनालिसिस करने वाला हूँ, सिर्फ आंसर नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। और ये सब कैसे होता है, ये एनालिसिस मैं कैसे कर रहा हूँ, खुद से करके देख रहा हूँ। मैंने आपको बताया था, आपको हर कोई बताता होगा कि भाई सेल्फ़ स्टडी करना इम्पॉर्टेंट है, सेल्फ़ स्टडी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सेल्फ़ स्टडी करते कैसे हैं? तो जो टॉपिक वीक रहता है उसमें एक एक पार्ट पुर्ज़ों को खोल के देखना पड़ता है कि भाई ये कहाँ है, ये कहाँ है ना। कोई मिस्त्री कैसे सीखता है कोई चीज़ को बनाना, वो एक एक पीस को, पज़ल के एक एक पीस को, मशीन के एक एक पार्ट्स को वो खोलता है, देखता है, उसके काम को समझता है, वो कैसे फिट हो रहा है, क्या हो रहा है, उसका क्या काम है, अगर ये ख़राब हो जाए तो क्या दिक्कत आएगी। तब वो पूरे मशीन को समझता है अच्छे से और फिर उसको वो ठीक कर पाता है। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है उस मशीन में या कोई दिक्कत जा रही है तो वो तभी उसको ठीक कर पाएगा जब उसके एक एक पार्ट पुर्जे को वो समझता है। और उसके लिए वो उसको कोई सिखा नहीं सकता, ये वो खुद, जब तक एक बार वो खुद हर एक पार्ट पुर्जे को खोल खोल कर खुद नहीं देख ले वो नहीं सीख पाएगा। वैसे ही वो करना पड़ता है आपको स्टडी में भी, कि आप जब सेल्फ स्टडी के लिए बैठो तो सिर्फ जितना टीचर पढ़ा दे उतना ही रिवाइज़ कर लेने से आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक सीरियस कैंडिडेट नहीं बनते हो। जब तक कि आप खुद से करके एक एक चीज़ को नहीं देख लो कि भाई इसको ये करने से क्या हो जाएगा, ये पुट करूँगा तो क्या होगा। जब आप इस तरह से एनालाइज़ करोगे चीज़ों को तब आपका जो मेंटल पिक्चर बनता है टॉपिक का वो बहुत अच्छा बनता है। और क्वेश्चंस जो हैं सिर्फ सॉल्व नहीं होते बल्कि आप पूरे क्वेश्चन को कमांड करते हो। और जब तक वो आप उस कमांडिंग पोजीशन में नहीं आओगे आपका कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, ठीक है। तो उस कमांडिंग पोजीशन में आने के लिए आपको एक एक पार्ट्स की इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि क्या है ये। उसी तरह टॉपिक के हर एक चीज़ को अच्छे से समझना ज़रूरी है। उसके लिए एक ही तरीका है जो मैंने आपको बताया था पहले भी लेक्चर में कि जेईई के सवाल क्यों नहीं बनते। उसमें मैंने बताया था सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है ठीक करने के लिए वो DIY सेल्फ एनालिसिस कीजिए या डू इट योर सेल्फ कीजिए। आप खुद से टॉपिक के हर एक पोर्शन को खोल खोल के देखिए, समझिए कि ये क्या है, क्यों ऐसे हो रहा है, इसमें अगर मैं थोड़ा बहुत चेंज लाऊं तो क्या होगा, कैसे होगा। जब आप ये करके आधे घंटे 1 घंटे बैठ के ये क्वेश्चन में, ये टॉपिक में ये काम कर लोगे तो आप उस टॉपिक के कमांडिंग पोजीशन पे आ जाओगे। और ये करना आपको ज़रूरी है। उसको करना कैसे होता है इस क्वेश्चन की मदद से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये क्रक्स है DIY। इसको मैं कोने में लिखा हुआ छोड़ ही देता हूँ। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, 2 masses m1 equals to 5 kg and m2 equals to 10 kg connected by an inextensible string over a frictionless pulley। यानी एक मास m1 है यहाँ और m2 है यहाँ, ये आपस में कनेक्टेड है एक पुल्ली से और स्ट्रिंग से, ठीक है। और ये मूव कर रहा है, ठीक है। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.15। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बोल के छोड़ दिया है 0.15। तो यहाँ देखिए हॉरिजॉन्टल सरफेस एक ये है और अगर इसको मानना चाहें तो ये भी है, ठीक है। इस चीज़ को एनालाइज करेंगे कि ये फ्रिक्शन कहाँ कहाँ है। द मिनिमम वेट m दैट शुड बी पुट ऑन टॉप ऑफ m2 टू स्टॉप द मोशन। यानी इस m2 के ऊपर कितना वेट डालें कि ये मोशन स्टॉप हो जाए। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या है। एक मास m2 है, ठीक है, एक बड़ा सा मास बना देता हूँ मैं, ये m2 है, ठीक है। और ये कनेक्टेड है, ये इधर आके फिर एक m1 मास से कनेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक पुली है, समझ में आ रहा है, यही है। और सपोज़ कीजिए अभी कोई मास नहीं रखे हैं तो जिस सरफेस पे ये रखा हुआ है यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा है जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.15 यानी म्यू दिया हुआ है, ठीक है। तो शुरू में देखिए जब कोई मास नहीं रखेंगे इस पे, अगर इसका वेट जो ड्राइविंग फोर्स है ये अगर इसके फ्रिक्शन फोर्स से ज़्यादा है तो ये मूव करेगा और अगर कम है तो ये मूवमेंट ही नहीं होगा, तो आपको कोई मास रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ड्राइविंग फोर्स कितना है, m1g है। m1g आपको फोर्स लग रहा है जो क्या है 5g है, 5 है, यहाँ 5 kg टंगा हुआ है ये जो मास है, 5g वेट लग रहा है इधर से। और फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा μ इंटू m2g, कि नॉर्मल रिएक्शन आपका यहाँ से मिल रहा है m2g
तो फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वो होगा म्यू इंटू एम टू इंटू जी। ठीक है, यही है। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, देखिए म्यू है आपका 0.15 और m2 है आपका 10, यानी 1.5 हो गया ये, यानी 1.5 जी है जो फ्रिक्शन लग रहा है इस तरफ। तो ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, तो ये बॉडी अभी इधर मूव करेगी एक एक्सेलरेशन से। ठीक है, यानी एक मास रखने की ज़रूरत है इसके मोशन को रोकने के लिए। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स अभी सफिशिएंट नहीं लग रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाता 5 से तो एम 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 की वैल्यू क्या आती, जो इस पर रखना होता 0 आ जाता फिर मिनिमम वेट। लेकिन अभी ये कम है तो रखना पड़ेगा एक वेट। ठीक है, यहाँ तक तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा आपको। तो कितना मास रखें, तो दो केस मान के हम इसमें सॉल्व करेंगे। एक यहाँ पे सपोज कीजिए कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये फ्रिक्शनलेस है ये वाला सरफेस, और अगर ये फ्रिक्शनलेस आप मान लो तब क्वेश्चन बहुत आसान है आपके लिए सॉल्व करना। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या है, अभी जिस एक्सेलरेशन से अभी गिर रहा होगा वो क्या लिखेंगे, उसको मैं A1 बोल देता हूँ। वो होगा यहाँ से जो फोर्स लग रहा है m1g माइनस म्यू इंटू m2g जो फ्रिक्शन उसको रोक रहा है, अपॉन टोटल मास जो मूव कर रहा है, यानी m1 प्लस m2। इस एक्सेलरेशन से अभी बॉडी गिर रही है, यही है। अब इस पे हम लोगों ने एक वेट रख दिया। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए इस एक्सेलरेशन के साथ बॉडी कुछ टाइम तक एक्सेलरेट कर रहा होगा, एक्सेलरेट करते करते इसकी वेलोसिटी कुछ टाइम के बाद बढ़ गई होगी, सपोज़ कीजिए वो u हो गया है। इसके बाद हम लोगों ने एक मास इस पर रख दिया। अब जैसे आप मास रखोगे तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाएगा, तो ये फोर्स जो फ्रिक्शन की है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, नया फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, ये m2 था, इसके ऊपर आप m मास रख रहे हो, तो नेट नॉर्मल रिएक्शन अब क्या लग रहा है m2 प्लस mg, है ना। ये आपका नया नॉर्मल रिएक्शन हो गया, और इनटू म्यू ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया। ठीक है, तो जैसे ही m की मास के सपोज कीजिए पहले कुछ नहीं रखे थे तो म्यू m2g लग रहा था, फिर धीरे धीरे मास बढ़ाने लगे तो ये फोर्स बढ़ता जाएगा और ये 1.5g से बढ़ता जाएगा। एक मास की वैल्यू तब आएगी जब ये 1.5g बढ़ते बढ़ते 5g के बराबर हो जाएगा, जो इसको ड्राइव कर रहा है। उस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना फ्रिक्शन लग रहा है 5g उतना ही फोर्स से ये ड्राइव हो रहा है। तो उसके बाद अगर आप थोड़ा सा मास ही बढ़ाओगे, डेल्टा मास ही बढ़ाओगे, तो डेल्टा रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और ये बॉडी इवेंचुअली रुक जाएगी। तो मिनिमम मास पूछ रहा है तो वो उस लिमिटिंग केस में होगा जब इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है ना, यानी ये फोर्स जो है इस ड्राइविंग फोर्स के बराबर आ जाए, यानी दिस इक्वल्स टू हो जाए m1g। ठीक है ना। यहाँ पे से आप m की वैल्यू निकाल सकते हो, m क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा m1 माइनस म्यू m2 अपॉन म्यू, ये आ जाएगा। इतना मास जब आप पुट करोगे तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो इसके बराबर हो जाएगा। तो उसके बाद थोड़ा सा भी मास आप बढ़ाए डेल्टा, तो डेल्टा रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा और बॉडी इवेंचुअली रुक जाएगी। तो जो मिनिमम वेट चाहिए वो ये होगा m1 माइनस म्यू m2 अपॉन म्यू, और इसमें वैल्यू पुट करके आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 23.3 kg। ये क्या आ जाएगा, 23.3 kg। तो ये आपका आंसर आ गया। जब आपने इस सरफेस पे फ्रिक्शन नहीं एज्यूम किया तब आप ये मास रख दो, ये वाला मास रख दो, तो बॉडी इवेंचुअली रुक जाएगी, इनफाइनाइट टाइम पे रुकेगी। और वो मोशन दिखेगा कैसे आपको, कैसा दिखेगा वो, ये मास जो रखे हो आप यहीं कहीं पड़ा रहेगा और ये मास नीचे से स्लाइड करता रहेगा, नीचे से स्लाइड करता 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 इवेंचुअली रुक जाएगा। तो आप मान के चलो कि ये इधर बहुत बड़ा है और ये भी बहुत नीचे गिर सकता है, तो इवेंचुअली ये चलते चलते चलते, क्योंकि डेल्टा एक्सेलरेशन है बहुत कम है, तो बहुत बड़े टाइम के बाद ये इवेंचुअली रुक जाएगा। ये तब होगा जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा कैसे हो रहा है। अब इसी फ्रिक्शनलेस वाली चीज़ में एक चीज़ और एनालाइज करा देना चाहूँगा मैं, कि सपोज़ कीजिए ये आपकी बॉडी थी m2 और इधर से एक m1 मास क्या था, लटका हुआ था। तो हमने इसका एक्सेलरेशन लिख दिया था m1g माइनस म्यू m2g अपॉन m1 प्लस m2, ये इसका एक्सेलरेशन होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब सपोज़ कीजिए इस पर m मास रख दे रहे हैं, तब एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप, इसको मैं a2 बोलता हूँ।
ये क्या हो जाएगा m1g माइनस, अब जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सरफेस से बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m2g, और ये नेट ड्राइविंग फोर्स है अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये होगा आपका नया एक्सेलरेशन जब m मास आप इस पर रख दिए हो। ठीक है, और जैसे जैसे आप m की वैल्यू बढ़ाते जाओगे ये एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में घटता जाएगा, घटते 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 एक पॉइंट पे ये ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर आप और मास बढ़ाओगे तो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। हम लोगों ने एक m निकाला था जिस पे ये चीज़ ज़ीरो हो जाए, यानी m1g इक्वल्स टू म्यू m प्लस m2g हो जाए। इससे m आया था m1 माइनस, क्या आया था m1 माइनस म्यू m2 अपॉन म्यू। ये वो मास है जिस पे ये वाली चीज़ ज़ीरो हो जा रही थी, ये एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जा रहा था, तो इसको मैं m नॉट बोल देता हूँ। तो जब m इज़ लेस देन m नॉट, इससे कम है, तब क्या होगा a2 जो है वो ग्रेटर ज़ीरो होगा। ये a2 क्या होगा, इससे ज़ीरो से बड़ा होगा और ये एक्सेलरेट ही कर रहा होगा, तो ये इवेंचुअली क्या होगी बॉडी इस पर से फॉल कर जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेट कर रहा है ये तो रुकेगा ही नहीं, तो इवेंचुअली ये पूरा लेंथ निकल जाएगा और ये बॉडी गिर जाएगी। जब m इक्वल्स टू आप बढ़ाते बढ़ाते m नॉट के बराबर पुट कर दोगे तब a2 आपका ज़ीरो हो जाएगा। उस पॉइंट पे इसका एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो हो गया। ये कांस्टेंट स्पीड जो u गेन कर चुका है m रखने तक में, जो स्पीड गेन कर चुका है, इसी स्पीड से ये मूव करता रहेगा, है ना। लेकिन यही लिमिटिंग केस भी है कि इस पे से आप थोड़ा सा बढ़ाओगे, डेल्टा बढ़ाओगे, मास m को थोड़ा सा बढ़ा दोगे, यानी m नॉट प्लस डेल्टा m कर दोगे, तो एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो जाएगा डेल्टा a, और इसके कारण से रुक जाएगा। तो यही आपका आंसर निकला है m इक्वल्स टू m नॉट। ठीक है, इस पॉइंट तक क्या होगी बॉडी इस पे से इवेंचुअली फॉल कर जाएगी, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से भी तो मूव ही कर रहा है अभी, तो मूव करते 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 बॉडी इवेंचुअली इससे गिर जाएगी और ये फिर आगे बढ़ता ही रहेगा। लेकिन जैसे ही m ग्रेटर देन m नॉट पुट करोगे आपका a2 क्या हो जाएगा, ये लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी अब इस पर रिटार्डेशन लगना शुरू हो गया है, ये वाली वैल्यू, और उसका मैग्नीट्यूड होगा इससे निकलेगा वो। ठीक है, अब इस रिटार्डेशन से इवेंचुअली क्या होगा, ये रुक जाएगा। तो अगर इसकी लेंथ आप बहुत बड़ी रखे होगे तो ये बॉडी इसके ऊपर ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी फाइनली ज़ीरो हो जाएगी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेट जिस चीज़ को इस पर रखें कि ये बॉडी इस पे से इवेंचुअली फॉल ना करे, ये दिया रहेगा कि m2 का लेंथ बहुत बड़ा है और ये स्ट्रिंग भी बहुत बड़ा है, उसकी चिंता नहीं करना है। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम मास जिसको इस पर रखें कि इवेंचुअली जो है ये बॉडी इससे गिरे नहीं, तो वो भी यही मास आएगा। इतना मास रखोगे तो ये इवेंचुअली ये बॉडी रुक जाएगी और ये इसी पे रहेगा। इससे कम रखोगे तो ये एक्सेलरेट ही करता रहेगा और पूरा का पूरा पास हो जाएगा और ये यहीं पे गिर जाएगा ज़मीन पे। और ये अगर इससे बढ़ा दोगे तो इसमें एक रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी और ये फाइनली रुक जाएगा, तो ये इस पे से गिरेगा नहीं। अगर ये बहुत बड़ा है तो ये इस पे से गिरेगा नहीं, इवेंचुअली ये रुक जाएगा कुछ डिस्टेंस कवर करके। ठीक है, तो ये तीन केस आपका बन रहा है व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन हेयर। तो ये समझ में आ रहा है। जिन बच्चों को यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई है, ठीक है, अच्छी बात है, यहाँ तक तो समझना ही चाहिए, क्योंकि अभी यहाँ पे हमने फ्रिक्शन एज्यूम नहीं किया है, फ्रिक्शन सिर्फ इस सरफेस पे लग रहा था म्यूएस, और चीज़ें आसान थी एनालाइज करना। ये तीन केस एनालाइज हुआ है और इससे आपका आंसर भी आ रहा है। ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के तो हम लोगों ने चीज़ों को देख लिया। अब थोड़ा सा इसको और कॉम्प्लिकेट करते हैं और इस दोनों सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन एज्यूम करते हैं कि m और m2 के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो अब क्या होगा। ठीक है, अब इस चीज़ को एनालाइज किया जाए। तो आपका सेटअप कैसा है। ठीक है, तो सबसे पहले आंसर निकालने की कोशिश करते हैं कि कितना मिनिमम मास रखा जाए कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाए। ठीक है, तो उसके लिए आपको फिज़िक्स समझिए कि फ्रिक्शन किधर किधर लग रहा होगा ऑब्जेक्ट पे। m2 पे फ्रिक्शन किधर लगेगा और ये m पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, ये दो चीज़ आपको समझना होगा। तो देखिए शुरू में क्या होगा, ऑब्जेक्ट राइट में जा रहा होगा, है ना,
उसके बाद आप इसमें m मास रखोगे, तो इस दोनों के बीच में एक रिलेटिव मोशन तो होगा। उस रिलेटिव मोशन को ख़त्म करने के लिए फ्रिक्शन फोर्स m पे राइट में लग जाएगा पूरा का पूरा, ताकि ये एक्सेलरेट होना शुरू करे और इस दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन ख़त्म हो। तो उस केस में इस पे फ्रिक्शन फोर्स जो है वो पूरा का पूरा पीछे लगेगा, ठीक है। और एक फ्रिक्शन फोर्स ग्राउंड से तो लगेगा ही, इसको मान लेते हैं F1। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो इस दोनों के बीच में नॉर्मल रिएक्शन है वो है mg, तो ये F हो जाएगा म्यू mg, ठीक है ना। तो ये भी वही होगा, F इज इक्वल्स टू म्यू mg। तो ये वाला ऑब्जेक्ट म्यू जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा और ये चाहेगा फ्रिक्शन कि ये इसको कैचअप कर ले, ठीक है। और अगर m मास इतना रखे हैं कि ये m जो है वो इसके मोशन को कैच कर ले, तो जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी तो एक स्विच आएगा एक्सेलरेशन में, फिर वही एक्सेलरेशन से ये बॉडी दोनों नहीं मूव करेगा, क्योंकि अगर उसी एक्सेलरेशन से मूव करता रहे तो इसकी स्पीड और बढ़ जाएगी और इसकी और घट जाएगी, तो ये ऑब्जेक्ट इस पर आगे आगे मूव करने लगेगा और ये कभी नहीं होगा, है ना बच्चों। ऐसा नहीं होता है कि किसी मूविंग ऑब्जेक्ट पे एक ऑब्जेक्ट रख दें तो वो उसके आगे और मूव करने लगे, फ्रिक्शन फोर्स ऐसा कभी नहीं करेगा, ठीक है। तो जब इस दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन खत्म हो जाए उसके बाद फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्ट करेगा और दोनों का एक्सेलरेशन फिर क्या होगा, सेम हो जाएगा सिस्टम का, यानी इस तीनों का एक्सेलरेशन फिर सेम होगा मैग्नीट्यूड में। और क्योंकि हमें मिनिमम मास डालना है तो यानी इतना हो कि जस्ट रुक जाए, यानी डेल्टा m और बढ़ा देंगे तो वो रुक जाएगा, यानी एक्सेलरेशन जस्ट ज़ीरो हो पूरे सिस्टम का। यानी इस दोनों का रिलेटिव मोशन ख़त्म होने के बाद जस्ट ज़ीरो एक्सेलरेशन से ये मूव करे, यानी इसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा, यानी इसके बीच का फ्रिक्शन फोर्स ज़ीरो होगा। तो एक ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ग्राउंड से, जो पिछले वाले केस में था कि सिर्फ यहाँ से फोर्स लग रहा था, तो आंसर आपका सेम ही आ जाएगा। यहाँ से भी आप क्या लिखोगे, ड्राइविंग फोर्स क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स ज़ीरो हो जाएगा, और वो क्या होगा, नेट ड्राइविंग फोर्स आपका इस केस में क्या आएगा, ये होगा m1g माइनस, ये इस दोनों के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो है, फ्रिक्शन फोर्स सिर्फ यहाँ से लगेगा और उसकी मैग्नीट्यूड होगी म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m2g, ठीक है ना। और यही ज़ीरो हो जाए तो इससे मास आपका जो पहले आ रहा था वही आएगा, वो क्या हो जाएगा, m1 माइनस म्यू m2, ठीक है ना, अपॉन म्यू, ठीक है। तो आंसर सेम आएगा बच्चों इस केस में भी। आई होप कि आप लोगों ने इस चीज़ को फॉलो किया हो। अगर नहीं फॉलो किए हैं तो मैं एक बार इसको ग्राफ से ही बना के दिखा देता हूँ, इससे और आसान हो जाएगा आप लोगों को समझना कि चल क्या रहा है। तो वाई एक्सिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वेलोसिटी और ये है आपका टाइम। शुरू में हम लोगों ने कोई मास नहीं रखा था इस पर और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा था, है ना। फिर हमने आपसे पूछा कि कितना मास इस पर रखा जाए कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाए। फिर आप लोगों ने कैलकुलेट किया कितना मास रखना है और आपने वो मास रख दिया, वो मैं ज़ीरो टाइम बोल रहा हूँ, t इक्वल्स टू ज़ीरो, यानी उस टाइम तक m2 की वेलोसिटी कुछ हो गई है u, ठीक है। और m जिसको अभी आप रखे हो उसके ऊपर, उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ये दोनों है। अब जब आपने मास रख दिया है तो मोशन कैसा रहेगा, ये m मास आपका म्यू जी एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। इसका एक्सेलरेशन फिक्स है, पूरा का पूरा फोर्स लग रहा है, तो ये एक्सेलरेट करेगा म्यू जी एक्सेलरेशन से, यानी tan थीटा यहाँ पे क्या होगा, म्यू जी। और जो m2 मास है वो रिटार्ड करेगा, रिटार्ड करते 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 एक पॉइंट आएगा जब दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाएगी, ठीक है। इसको मैं कुछ टाइम बोल देता हूँ t1। अब यहाँ के बाद ये जो पहले जो फोर्स लग रहे थे अब वो नहीं लगेगा, अगर वही लगता रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वेलोसिटी और बढ़ जाएगी, इसकी और घट जाएगी, m की वेलोसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी m2 से, यानी m जो है इसके ऊपर आगे बढ़ने लगेगा और ऐसा कभी होता नहीं है प्रैक्टिकली, तो यानी ये वाला केस नहीं होगा। अब क्या होगा, अब फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्ट करेगा, म्यू एम जी से कुछ कम वैल्यू लगेगा, हो सकता है लेफ्ट में लगे, हो सकता है राइट में लगे, पता नहीं, हमें निकालना होगा डिपेंडिंग अपॉन मास m। लेकिन हमें मिनिमम मास क्या डालना है कि ये ऑब्जेक्ट रुक जाए, उसके लिए हम चाहेंगे कि ये जो m2 का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, a ऑफ m2, ये अब जस्ट ज़ीरो हो जाए। अब दोनों साथ साथ कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करते रहे, एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, ठीक है ना। ये लिमिटिंग केस है, जब ये इवेंचुअली रुक जाएगा, थोड़ा सा मास और बढ़ा देंगे तो ये डीएक्सेलरेट करता हुआ रुक जाएगा। तो मिनिमम मास पूछ रहा है तो हम ये वाला केस निकालेंगे, यानी एक्सेलरेशन ऑफ मास m और एक्सेलरेशन ऑफ मास m2
दोनों ज़ीरो हो जाए, ठीक है ना, ठीक है, और इवेंचुअली ये रुक जाएगा, थोड़ा सा मास आप बढ़ा दोगे तो। वही के लिए जो मास हमने कैलकुलेट किया वो ये आया है, ठीक है ना, ये वाला मास इसी केस के लिए आया है, ठीक है बच्चों। तो आपको इसका फिजिक्स समझ में आ गया कैसे हो रहा है। अब हम लोग थोड़ा इसको डीप में एनालाइज करते हैं कि एम मास को हम लोग ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करते हैं और इन्फिनिटी तक बढ़ाते हैं और देखते हैं कि एक्सेलरेशन में क्या क्या चीज़ें होंगी और क्या क्या और क्वेश्चन बन सकता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो सबसे पहला केस हम लोग लेते हैं, आपका सिस्टम ऐसा है, ये M2 है, ये M1 है और यहाँ M है, ठीक है। सबसे पहला केस व्हेन M इज़ इक्वल्स टू 0, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जब M 0 होगा तो आपका सिंपली M2 और M1 एक्सेलरेट करता रहेगा और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी M1 माइनस म्यू M2, है ना, G अपॉन M1 प्लस M2। नेट ड्राइविंग फोर्स हमने निकाल दिया, उसको टोटल मास से डिवाइड कर दिया। ये तो हम लोगों ने पहले भी कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब मास को हम लोग थोड़ा थोड़ा बढ़ाना शुरू करते हैं, लेकिन अभी मास को इतना कम बढ़ाए हैं कि जो एक्सेलरेशन ऑफ M2 निकालेंगे हम लोग नया, वो अभी म्यू जी से बड़ा ही हो, ठीक है। ऐसा म्यू जी क्यों लिया ये मैं आपको बताता हूँ। पहले M मास रखेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगा पहले ये देखिए। जब आप मास इस पे M रख दोगे तो एक्सेलरेशन ऑफ M2 क्या होगा, देखिए इसमें जैसा मैंने पिछले केस में बताया था वैसा ही होगा कि M2 मास पे एक फ्रिक्शन पूरा का पूरा म्यू mg लग रहा होगा शुरू में, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के बीच में अभी क्या है, रिलेटिव मोशन है। और एक फ्रिक्शन आपको यहाँ से लग रहा होगा म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस M2g, ये दो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा और एक ड्राइविंग फोर्स है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आप लिखोगे ऑफ M2 शुरू में वो क्या होगा, m1g माइनस म्यू टाइम्स ऑफ mg माइनस म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस M2g, अब मैं g बाहर लिख देता हूँ, अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। नेट ड्राइविंग फोर्स बाई मास M1 प्लस M2, ये होगा एक्सेलरेशन ऑफ M2, ठीक है। और ये हम बोल रहे हैं कि म्यू जी से बड़ा है, यानी इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो M मास है इसका एक्सेलरेशन राइट डायरेक्शन में म्यू जी था और इसका एक्सेलरेशन म्यू जी से अभी बड़ा है, मतलब ये इसको कभी कैच नहीं कर पाएगा, ये और ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो इस दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन कभी ख़त्म नहीं होगा, तो ये इवेंचुअली क्या होगा, इससे गिर ही जाएगा, ठीक है ना। ये ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ये धीरे धीरे एक्सेलरेट कर रहा है, तो ये फॉल कर जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये एक केस हुआ व्हेन AM2 इज़ ग्रेटर देन म्यू जी, यानी मास इतना कम रखे हैं कि M2 का एक्सेलरेशन म्यू जी से बड़ा है, तो इवेंचुअली मास M गिर जाएगा। अगर आप इसको ग्राफ बनाना चाहो कि M मास तो म्यू जी से एक्सेलरेट कर रहा था और जो M2 मास है जिसकी ऑलरेडी कुछ वेलोसिटी हो गई थी, ये वेलोसिटी का है, वो और फास्ट एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसा म्यू जी से ज़्यादा है इसका स्लोप, तो ये इसको कभी कैच नहीं कर पाएगा और कुछ टाइम के बाद ये इसका एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि ये गिर जाएगा इस पे से, ठीक है। और इसकी वेलोसिटी उस टाइम पे कुछ हो जाएगी, उसके बाद एक्सेलरेशन और स्विच चेंज हो जाएगा क्योंकि ये क्योंकि अपडेट करने के बाद ये फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा, ये वाला। तो ये एक केस है। अब हम लोगों ने मास को इतना बढ़ा दिया m को कि इसकी एक्सेलरेशन जस्ट म्यू जी हो रही है, तो वो ऐसा बनेगा, यानी AM2 अब म्यू जी के बराबर हो गया है, यानी इस सिस्टम का एक्सेलरेशन अब म्यू जी है और ऊपर में जो m मास था इसका भी एक्सेलरेशन अभी क्या है, म्यू जी है और इसका भी म्यू जी है, यानी इसने जो वेलोसिटी गेन किया था, u वेलोसिटी जो इसने गेन कर लिया था जब तक इस मास को रखे थे आप, वो अब मेंटेन रहेगी, है ना, वो रिलेटिव मोशन कांस्टेंट स्पीड से मेंटेन रहेगी, यानी इस केस में भी इवेंचुअली बॉडी गिर ही जाएगी, ठीक है ना, इवेंचुअली बॉडी गिर जाएगी। तो इसमें एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट शुड बी द मैक्सिमम मास दैट यू कैन कीप ऑन M2 के ये ऑब्जेक्ट उस पे से गिर जाए, तो वो इस वाले केस के लिए आएगा। AM2 जो आपने निकाला था, ये वाली चीज़,
ये हो जाएगा m1 माइनस टू म्यू एम जी, यहाँ से एम जी यहाँ से हटा दीजिए, m1 माइनस टू म्यू एम माइनस म्यू एम टू, यानी आप लोगों ने क्या निकाला था, ए एम टू m1 माइनस टू म्यू एम माइनस म्यू एम टू अपॉन m1 प्लस m2 जी। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम मास दैट यू कैन पुट ऑन m2 सो दैट द मास m इवेंचुअली फॉल्स फ्रॉम m2, तो उसके लिए इस चीज़ को आप इक्वल्स टू म्यू जी लिखोगे और इक्वेट करके m सॉल्व करोगे, तो जो आंसर आएगा ना वो होगा कि उतना ही मास रख सकते हैं जिससे m जो है m2 से गिर जाए। जैसे ही मास इससे आप थोड़ा सा बढ़ाओगे तो m2 की एक्सेलरेशन म्यू जी से घट जाएगी, और इसकी म्यू जी है तो एक टाइम अगर ऐसा आएगा जब ये वाला वेलोसिटी इसका वेलोसिटी इसके इक्वल हो जाएगा और रिलेटिव मोशन ख़त्म हो जाएगा, तो ये गिरेगा नहीं, अगर ये मान के चलें ये बहुत बड़ा है तो। ठीक है ना बच्चों, तो ये एक लिमिटिंग केस आ गया ए एम टू इक्वल्स टू म्यू जी से। तो एक और क्वेश्चन बन सकता है जिसको अपन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। इसको अगर सॉल्व करोगे तो m क्या आएगा, वो आ जाएगा आपका 1 माइनस म्यू m1 माइनस टू म्यू m2 अपॉन टू म्यू। ठीक है ना, यानी मैक्सिमम आप इतना मास रख सकते हो जिससे ये ऑब्जेक्ट इससे गिर जाए, इससे ज़्यादा रखोगे तो गिरेगा नहीं। ठीक है ना, इसी क्वेश्चन को उलट के भी बोल सकते हैं कि मिनिमम आप कितना मास रखो कि बॉडी जो है वो फॉल ना करे इससे, तो वो भी यही आएगा बच्चों, क्योंकि इससे थोड़ा सा और मास रखेंगे तो क्या होगा, फिर फॉल नहीं करेगा। तो लिमिटिंग आंसर यही होगा कि मिनिमम कितना मास रखें कि ऑब्जेक्ट इससे फॉल ना करे। ठीक है, या मैक्सिमम कितना मास रखें कि ऑब्जेक्ट फॉल कर जाए, दोनों का उस केस में आंसर यही आएगा। ठीक है ना, आप समझ रहे हो ना। या तो आपसे पूछा जाए मिनिमम मास so that m does not fall from m2, इस केस में भी आंसर यही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि इससे अगर आप थोड़ा सा बढ़ा दोगे तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो जाएगा और ये इवेंचुअली कैच कर लेगा और गिरेगा नहीं, तो ये मिनिमम मास है। और यही आंसर आएगा इसका भी कि मैक्सिमम मास m so that m falls from m2, इसका भी आंसर यही आएगा कि मैक्सिमम मास कितना रख सकते हो कि इस पे से गिर जाए, तो ये यही है। इससे थोड़ा सा और बढ़ा दोगे तो क्या होगा, ये कैचअप कर लेगा। ठीक है, और यहाँ तक फ्रिक्शन को एडजस्ट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है ना, तो यही आंसर होगा कि मैक्सिमम मास क्या रख सकते हैं कि फ्रिक्शन एडजस्ट ना करे, यानी फ्रिक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स विल रिमेन कांस्टेंट, वो ये आएगा। इससे थोड़ा सा ज़्यादा रखोगे तो फ्रिक्शन जो m और m2 के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है वो एक बार चेंज करेगा, तो ये उसका भी आंसर होगा कि मैक्सिमम मास दैट यू कैन पुट सो दैट द फ्रिक्शन डज नॉट एडजस्ट बिटवीन m एंड m2। ठीक है, तो ये सब अलग अलग तरह के क्वेश्चन इससे बनते हैं बच्चों। अब हम लोग थोड़ा सा m मास को अब और बढ़ाते हैं। अभी तक हम लोगों ने देख लिया am2 जो था वो एक देख लिया ग्रेटर देन म्यू जी, am2 हमने देख लिया इक्वल्स टू म्यू जी। अब am2 हम लोग लेस देन म्यू जी का केस देखते हैं, बट इट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है ना, am2 आपका आया था, क्या आया था, m1 माइनस टू म्यू एम माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2 जी। ठीक है, यही था am2। और सेटअप आपका कुछ इस तरह से है, ये मास m2 है जो ड्राइव हो रहा है m1 मास से, और ये मास यहाँ m है। अब हम लोगों ने m मास को इतना बढ़ा दिया है कि am2 जो है वो म्यू जी से कट गया है, यानी इसका एक्सेलरेशन म्यू जी है राइट में, और ये भी एक्सेलरेट ही कर रहा है, लेकिन अब इसका एक्सेलरेशन जो am2 है वो म्यू जी से कम है, यानी इवेंचुअली ये इसको कैच कर लेगा, है ना। अगर इसकी वेलोसिटी जब मास m इस पे रख रहे हैं उस पॉइंट पे अगर इसकी वेलोसिटी u हो गई थी तो एक ये u से बढ़ के कुछ u0 होगा और m2 मास
और उतना ही टाइम में आपका जो m मास है वो 0 से बढ़ के u0 हो जाएगा, ठीक है ना, m मास, और दोनों इवेंचुअली कैच कर लेगा। कितना टाइम लगेगा आप ये भी निकाल सकते हो। t होगा रिलेटिव वेलोसिटी जो रीच करना है वो u है, और रिलेटिव एक्सेलरेशन है आपका म्यू जी माइनस AM2, यानी इतना बड़ा सा, इतना टाइम लगेगा उसको कैच करने में, ठीक है, ठीक है ना। इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी u था दोनों के बीच में, और रिलेटिव एक्सेलरेशन ये है। इतना टाइम बाद ये इसको कैच कर लेगा, और जैसे ही कैच करेगा फ्रिक्शन रीएडजस्ट करेगा इस दोनों के बीच में, और एक नया एक्सेलरेशन फिर प्रोड्यूस होगा। उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों? उसकी वैल्यू लिखता हूँ मैं अब। नया एक्सेलरेशन जो होगा वो मैं उसको बोलता हूँ a, ठीक है ना, क्योंकि ये ही एक्सेलरेशन m2 का भी होगा, m का भी होगा और m1 का भी होगा मैग्नीट्यूड वाइज। अब पूरा सिस्टम साथ साथ मूव करेगा, क्योंकि अब इस दोनों के बीच का रिलेटिव मोशन ख़त्म हो गया है, और वो a हो जाएगा आपका ड्राइविंग फोर्स, अब हो गया m1 माइनस यहाँ के बीच का फ्रिक्शन फोर्स अब इंटरनल फोर्स हो गया है, सिर्फ ये वाला फ्रिक्शन लेंगे, वो होगा म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m2, ठीक है ना, और बाहर में g, और नीचे में अब मास, अब टोटल मास देंगे, वो होगा m1 प्लस m2 प्लस m। अब एक्सेलरेशन ये हो जाएगा बदल के, यानी शुरू में एक्सेलरेशन आपका ये था, फिर इतना टाइम के बाद ये m मास इसको कैच कर लेगा, उसके बाद एक्सेलरेशन ये हो जाएगा, ठीक है ना, चेंज हो गया एक्सेलरेशन। और ये देखिए कि ये एक्सेलरेशन जो है, ये वाली वैल्यू हमेशा AM2 से बड़ी होगी। a विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन AM2। जो पहली वाली एक्सेलरेशन थी और जो बाद में आ रही है ये हमेशा बड़ी होगी, क्योंकि शुरू में जो M2 पे था वो क्या था, फुल फ्रिक्शन इधर लग रहा था म्यू एम जी। अब ये रीएडजस्ट करके इसकी वैल्यू म्यू एम जी से थोड़ी कम हो जाएगी, ठीक है ना, तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसका एक्सेलरेशन AM2 बढ़ जाएगा AM2 से, और ये म्यू जी से छोटा ही होगा, क्योंकि इस पे पहले फुल एक्सेलरेशन लग रहा था म्यू जी, इससे ज़्यादा एक्सेलरेशन m का हो नहीं सकता है, फुल फोर्स म्यू एम जी लग रहा था। अब जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो म्यू जी से कम ही होगा, ठीक है ना। तो AM2 जो है वो म्यू जी से छोटा था, उसी तरह a भी म्यू जी से छोटा ही होगा और 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि a जो है वो M2 से बड़ा है। तो ये सब चीज़ें हैं। इस चीज़ का अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो मैं यहीं पे छोटा सा बना देता हूँ, वो कुछ इस तरह से दिखेगा बच्चों। ये इस पर मैं वेलोसिटी दिखा रहा था और इस पर टाइम। तो इसकी वेलोसिटी 0 से बढ़ के कुछ u0 हो गई है, उतना टाइम में इसकी वेलोसिटी u से बढ़ के भी u0 हुई है, लेकिन इसका स्लोप ज़्यादा था क्योंकि इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। और कैच करने के बाद दोनों अब सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, इससे तो कम होगी लेकिन इस वाले से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। ये AM2 था और ये म्यू जी था, और नया एक्सेलरेशन a जो होगा वो कुछ बीच का आएगा, कुछ बीच का लाइन होगा, यानी इसका स्लोप इस दोनों के बीच में होगा, इससे तो कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा। ये ए है आपका, ठीक है, समझ में आ रहा है। और ये टाइम क्या है, हम लोगों ने ये टाइम निकाला है, ये है t1 मान लीजिए, तो ये t1 है। अब वेलोसिटी क्या है, u0 है, इसको भी आप चाहो तो निकाल सकते हो, ठीक है बच्चों। अब एक केस लेते हैं अगला। अब मास हम लोगों ने और बढ़ा दिया, अभी हम लोग AM2 कहाँ कहाँ देख लिए, ग्रेटर देन म्यू जी देख लिए, AM2 इक्वल्स टू म्यू जी देख लिए, AM2 लेस देन म्यू जी ग्रेटर देन 0 देख लिए। अब AM2 इक्वल्स टू 0 देखते हैं, ठीक है। AM2 क्या था आपका, शुरू में जो एक्सेलरेशन था m1 माइनस 2 म्यू एम माइनस म्यू M2 अपॉन m1 प्लस m2 जी, ठीक है, यही एक्सेलरेशन था। और ये ज़ीरो है, इसको ज़ीरो करके m आप निकाल सकते हो, कुछ आएगा वैल्यू। तो इस केस में ग्राफ कैसा होगा, सीधा ग्राफ से बात करते हैं। यानी ये म्यू जी से एक्सेलरेट कर रहा है, और ये इसकी वेलोसिटी u की u ही रहेगी क्योंकि AM2 ज़ीरो है, और ये इवेंचुअली कैच करेगा इसको कुछ टाइम t के बाद, ठीक है ना। उसके बाद इसका एक्सेलरेशन अब बढ़ जाएगा, 0 से बढ़ जाएगा, यानी a जो आएगा ना, ये कुछ अब बाद में एक्सेलरेशन a ऐसा हो जाएगा। उस केस में ये पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना, a जो होगा
वो था m1 माइनस म्यू m2 माइनस म्यू m अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m जी, ये पॉजिटिव आ जाएगा। आप चाहो तो यहाँ से m निकाल सकते हो, जिसके लिए am2 शुरू में 0 हो, वो m क्या होगा, m1 माइनस म्यू m2 अपॉन 2 म्यू। ठीक है, इसको उधर ले जाएंगे और डिवाइड कर देंगे। अब इस m को यहाँ पुट करोगे तो देखना क्या आएगा, a पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यानी शुरू में तो एक्सेलरेशन इसका 0 था m2 का, लेकिन जब दोनों का रिलेटिव वेलोसिटी ख़त्म हो गया है m मास का और m2 मास का, तो फिर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया, यानी एक शिफ्ट इन एक्सेलरेशन आया है। तो इसमें बच्चों आपको मास m दे सकता है और पूछ सकता है कि विल देयर बी अ चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ m2, व्हाट विल बी द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ m2, वो मैग्नीट्यूड आपसे पूछ सकता है। तो ये सब क्वेश्चन बनते हैं। और अब एक अगला केस और लेंगे, इसमें यहीं पे लिख देता हूँ कि ये तो समझ में आ गया होगा कि अगर आप m इसमें ये पुट करोगे तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। अब मैं लेता हूँ केस कि जब am2 शुरू में निगेटिव था, ठीक है, तो यानी शुरू में ये डीएक्सेलरेट कर रहा था और बाद में जो a है वो 0 हो जा रहा है। ये वही वाला केस था जिसमें मिनिमम मास क्या रखें कि ये इवेंचुअली रुक जाए। उसके लिए आप इसको 0 कर दोगे तो m की वैल्यू आ जाएगी वही m1 माइनस म्यू m2 बाई म्यू, जो आंसर है। ठीक है ना, तो ये वो वाला केस है अपना लिमिटिंग केस कि शुरू में am2 0 था लेकिन बाद में a इक्वल्स टू 0 रहे। ठीक है, ये वाला वो वाला केस था कि मिनिमम मास क्या रखें कि इवेंचुअली जो है m2 स्टॉप कर जाए। ठीक है, या फिर मैक्सिमम मास क्या रख सकते हैं कि ये बॉडी स्टॉप ना करे। ठीक है, ये भी हो सकता है क्वेश्चन। अब हम लोगों ने m और बढ़ा दिए और अब am2 तो लेस 0 है ही, साथ में a भी लेस 0 आ जा रहा है, यानी दोनों साथ साथ अब रिटार्ड करता हुआ 0 हो जाए। ये फाइनल केस है आपका। अब फाइनल केस है कि मास की वैल्यू अब हम लोगों ने जो हम लोगों ने निकाला था इनिशियल मास m1 माइनस म्यू m2 अपॉन म्यू, इससे भी बढ़ा दिया है। तो जो एक्सेलरेशन am2 था वो तो लेस 0 है ही, बाद में जो एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का हो गया है वो भी लेस 0 हो गया है और बॉडी इवेंचुअली क्या हो गई है, रिटार्ड करते हुए रुक गई है। यानी शुरू में तो ये रिटार्ड कर ही रहा था और ये एक्सेलरेट कर रहा था म्यू जी से, और फिर बाद में क्या हो रहा है, इतना तो फास्ट नहीं रिटार्ड करेगा लेकिन रिटार्ड करता हुआ इवेंचुअली फिर ये रुक जाएगा, क्योंकि ये एक्सेलरेशन a था और ये भी निगेटिव आ रहा है। लेकिन इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले वाले रिटार्डेशन से यानी am2 से क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, यानी मॉड ऑफ a विल बी लेस देन मॉड ऑफ am2। ठीक है, तो ये a की मैग्नीट्यूड जो है वो am2 से कम होगी। ठीक है ना, और वो इसलिए कि देखिए शुरू में क्या हो रहा था, शुरू में ये हो रहा था कि इस पर फ्रिक्शन पीछे लग रहा था। ठीक है ना, और इस पर फ्रिक्शन आगे लग रहा था। लेकिन इस वाले केस में जब इवेंचुअली बॉडी बाद में भी रिटार्ड कर रही है, उस केस में इस पे इस पॉइंट के बाद फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, पीछे ही लग रहा है। पीछे लग रहा है तभी तो m भी रिटार्ड कर रहा है ना इस एक्सेलरेशन से, तो पीछे लग रहा है। तो उस केस में इस पे फ्रिक्शन जो पहले पीछे लग रहा था अब आगे लगने लगेगा। ठीक है ना, तो उसकी रिटार्डेशन am2 से क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है ना, am2 से छोटी रिटार्डेशन होगी इसकी, क्योंकि ये फ्रिक्शन फोर्स अब इस पर आगे लगने लग रहा है स्विच करके। तो ये भी पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द चेंज इन फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन हमेशा पीछे ही रहेगा। तो ये सब होगा बच्चों, और ये रिटार्डेशन की वैल्यू कभी भी म्यू जी से बड़ी नहीं हो सकती बच्चों, क्योंकि ये फ्रिक्शन क्या हो सकता है मैक्सिमम इधर पीछे म्यू एम जी हो सकता है। तो मैक्सिमम रिटार्डेशन इसमें क्या होगा, म्यू जी, तो इसमें भी मैक्सिमम म्यू जी ही हो सकती है पूरे सिस्टम की। ठीक है ना, पूरे सिस्टम की रिटार्डेशन मैक्सिमम क्या हो सकती है, म्यू जी हो सकती है इवेंचुअली। ये वाला पोर्शन में, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन में मैक्सिमम रिटार्डेशन म्यू जी ही हो सकती है, और इस वाले में कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले में अगर m इनफाइनाइट रख दोगे, यानी बहुत भारी मास किसी ब्लॉक पर रख दो तो वो तुरंत रुक जाता है ना, तो वो कैसे रुकता है, ये वाला पोर्शन उसका एकदम सडन गिरेगा और फिर म्यू जी से रिटार्ड करता हुआ 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है। तो यानी उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा कि इसकी वेलोसिटी बहुत तेज़ गिरी और इसकी थोड़ी सी बढ़ी और फिर फाइनली म्यू जी से 0 हो गई। ठीक है, ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा उस केस में। तो
आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो इसमें आपका क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। व्हाट वुड बी द चेंज इन फ्रिक्शन फोर्स, व्हाट वुड बी द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ मास m2, व्हाट वुड बी द चेंज इन एक्सेलरेशन ऑफ मास m। ये सारी चीज़ें आपसे इसमें पूछा जा सकता है। ढेर सारी चीज़ें इसमें कॉम्प्लिकेट कर करके आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन सेटर। तो ये जो सिंपल सा सेटअप था m2 और m1 का, और ऊपर मास हम लोग m रख रहे थे, ठीक है ना, इसका कितना केस बनता है आप लोगों ने देख लिया। तो अभी तक उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैंने इतनी बार बोला है कि m और m2 के बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन स्विच करता है इस पॉइंट के बाद, है ना। एक बार दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाए तो फ्रिक्शन फोर्स स्विच होगा और दोनों का एक्सेलरेशन, दोनों बॉडी की या तीनों बॉडी की अब सेम हो जाएगी। लेकिन ये फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये अभी तक मैंने निकाल के नहीं बताया है, लेकिन ये निकालना बहुत आसान है, क्योंकि ये एक्सेलरेशन ए किसका किसका है, तीनों का है। यानी m का भी है, m2 का भी है और m1 का भी है। तो m में लेकिन ये एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, m इंटू ए। यानी फ्रिक्शन फोर्स जो पहले म्यू एम जी था, ठीक है ना, वो चेंज होकर अब क्या हो जाएगा, नया फ्रिक्शन फोर्स, वो सिंपली हो जाएगा m इंटू ए। ठीक है, वो क्या था, वो आपका था m1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m2 g अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m। यही था आपका ए का वैल्यू, ठीक है, जिससे ये तीनों मास मूव कर रहा था। तो इस मास का भी एक्सेलरेशन यही होगा और उसका एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा फ्रिक्शन, तो वैल्यू होगी m इंटू ए। अब इसका साइन डिटरमाइन करेगा कि ये फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट लग रहा है या राइट। अगर ये पॉजिटिव है तो फ्रिक्शन फोर्स राइट लग रहा है, और अगर ये निगेटिव है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट में लग रहा है, यानी इसमें रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। तो इसका साइन डिटरमाइन करेगा वो, ठीक है बच्चों। ये चीज़ समझ में आ गई आपको, फ्रिक्शन फोर्स। तो चेंज इन फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, डेल्टा एफ भी आप निकाल सकते हो, ये हो जाएगा दिस माइनस दिस का मैग्नीट्यूड ले लीजिए, ठीक है। तो ये सब आराम से निकलता जाएगा। इसमें एक चीज़ और अगर एनालाइज करना चाहो कि ये ए की मैग्नीट्यूड जो है ना, जिससे ये पूरा सिस्टम रिटार्ड कर रहा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू म्यू जी हो सकती है, उससे ज़्यादा रिटार्डेशन नहीं प्रोड्यूस होगा, ठीक है। एक बार वेलोसिटी सेम हो जाए सबका, तीनों का, उसके बाद मैक्सिमम रिटार्डेशन जो हो सकता है ए, वो म्यू जी हो सकता है। क्यों, क्योंकि इस एम पे मैक्सिमम फोर्स क्या लग सकता है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे में म्यू एम जी, और इसका रिटार्डेशन मैक्सिमम क्या हो सकता है, म्यू जी। तो पूरे सिस्टम का भी म्यू जी होगा, चाहे आप मास कितना भी ज़्यादा डाल लो। और इसको आप यहाँ से भी देख सकते हो कि देखिए ए क्या था, m1 माइनस म्यू टाइम्स ऑफ m प्लस m2, है ना, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m जी, ठीक है। इसका आप लिमिट निकाल लो a का व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो इसका लिमिट आप निकालोगे तो ये क्या आएगा, माइनस म्यू जी, ठीक है। पूरे को ऊपर नीचे m से डिवाइड दे दीजिए, तो ये m1 बाई एम ये ज़ीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस म्यू 1 प्लस m2 बाई एम, ये भी ज़ीरो हो जाएगा व्हेन m टेंड्स टू इन्फिनिटी, और नीचे हो जाएगा m1 बाई एम प्लस m2 बाई एम, ये दोनों ज़ीरो हो जाएगा और बचेगा 1, यानी माइनस म्यू जी बाई 1, यानी माइनस म्यू जी, ठीक है ना। तो इसका मैक्सिमम रिटार्डेशन माइनस म्यू जी हो सकता है, ठीक है बच्चों। और ये हम लोग फिज़िक्स से भी समझ रहे हैं और मैथ से भी, तो दोनों क्या कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। फिर लेकिन अगर आप ये पूछो कि इसका रिटार्डेशन माइनस म्यू एम जी ही हो रहा है, तो इतना जल्दी मास रुक कैसे जाता है जब हम लोग इन्फानाइट मास किसी के ऊपर रख दें। तो वो इस तरह इसलिए होता है बच्चों कि शुरू में रिटार्डेशन इन्फिनिटी हो सकता है, ठीक है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो हम लोगों ने ए एम टू निकाला था उसकी वैल्यू फिर माइनस इन्फिनिटी चली जाएगी जब आप एम इन्फिनिटी पुट कर दोगे, यानी ये जो इनिशियल वेलोसिटी था यू मास m2 का, वो फटाक से नीचे आएगा। इस तरह से उतना टाइम में जो स्मॉल मास m रखे हो उसका वेलोसिटी थोड़ा ही बढ़ेगा, और फिर ये कॉमन स्पीड हो जाने के बाद फिर ये तुरंत ज़ीरो हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि ये हुआ ही बहुत कम वेलोसिटी है, क्योंकि ये इतना जल्दी ये ड्रॉप किया है कि इसकी वेलोसिटी कितना गेन होगी, 0.1 मीटर पर सेकेंड, 0.01 मीटर पर सेकेंड। तो वो फिर अगले ही 1-2 सेकंड में क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, तो फट से बॉडी रुक जाएगी, ठीक है। तो ए एम टू में अगर m इन्फिनिटी कर दो तो रिटार्डेशन माइनस इन्फिनिटी की प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ए एम टू आपका क्या था, m1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एम माइनस म्यू m2 अपॉन m1
प्लस m2, यही था am2, ठीक है। m1 माइनस ट्वाइस ऑफ म्यू एम माइनस म्यू m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसमें अगर m को इन्फिनिटी कर दो तो am2 क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ इन्फिनिटी, यानी बहुत बड़ा रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगा और ये वेलोसिटी फिर थोड़ा ही गेन करेगा और ये बहुत फास्ट गिरेगा, जैसा ये ग्राफ बन रहा है कि बहुत तेज़ी से m2 का वेलोसिटी गिरेगा और ये थोड़ा सा ही गेन होगा तो वो फट से फिर ज़ीरो हो जाएगा माइनस म्यू जी के रिटार्डेशन से, है ना, क्योंकि जब m इन्फिनिटी है तो बाद का रिटार्डेशन म्यू जी होगा तो फिर म्यू जी से ये ज़ीरो हो जाएगा फटाक से, ठीक है। तो इसलिए बॉडी जल्दी रुक जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एनालाइज करने की। तो आज हम लोगों ने क्या क्या एनालाइज कर लिया, एक बार रिवाइज करते हैं फिर आगे बढ़ जाएंगे बच्चों। तो ये जो एक सिंपल सा सेटअप आपके लिए था, तो ये जो सिंपल सा सेटअप था m2 और m1 का, और ऊपर मास हम लोग m रख रहे थे, ठीक है ना। इसका कितना केस बनता है आप लोगों ने देख लिया कि जैसे ही मास हम लोग ज़ीरो से बढ़ाना शुरू करें तो एक्सेलरेशन जो am2 है वो घटना शुरू करेगा। पहले इसको हम लोगों ने किया कि am2 अभी म्यू जी से बड़ा ही हो, मास इतना कम रखें, फिर ये am2 जो है वो म्यू जी के बराबर हो गया, फिर ये am2 म्यू जी से कम हो गया लेकिन ज़ीरो से बड़ा ही हुआ, फिर ये m2 ज़ीरो हुआ। इस केस में बाद में जो एक्सेलरेशन चेंज हो जा रहा है वो ग्रेटर ज़ीरो हो रहा है, ठीक है। फिर ये am2 लेस ज़ीरो हुआ लेकिन इतना ही छोटा था, ज़्यादा नहीं था कि बाद में जो a था वो ज़ीरो हो जा रहा था, और फिर ये am2 लेस ज़ीरो था लेकिन इतना छोटा था कि बाद में भी a लेस ज़ीरो है, यानी रिटार्ड करता हुआ इवेंचुअली बॉडी रुक जा रहा है, ठीक है। ये वाला वो वाला केस था जिसका हम लोगों ने आंसर निकाला था कि जस्ट रुक जाए, ठीक है बच्चों। और इसमें आप एक चीज़ नोटिस करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स आपका यहाँ तक फ्रिक्शन फोर्स में कोई स्विचिंग नहीं हो रहा था, ठीक है। यहाँ के बाद से क्या होगा कि m मास इसको कैचअप कर लेगा और फ्रिक्शन फोर्स में एक चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो रहा है इतने दूर वाले पोर्शन में, फ्रिक्शन बिटवीन m एंड m2 चेंजेस। तो वो चेंज इन फ्रिक्शन पूछ सकता है या फिर ये पूछ सकता है कि मिनिमम मास क्या रखेंगे कि फ्रिक्शन चेंज करे, या फिर पूछे कि मैक्सिमम मास क्या रख सकते हैं कि फ्रिक्शन चेंज ना हो, तो वो भी m2 ये वाला केस आएगा जब am2 म्यू जी के बराबर हो। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम मास क्या रख सकते हैं कि फ्रिक्शन चेंज ना हो, या मिनिमम मास क्या रखें कि फ्रिक्शन चेंज हो जाए। दोनों के लिए हमें यही करना होगा कि am2 को जो है वो म्यू जी से इक्वेट करना होगा, जो m आएगा वो आंसर होगा जो हम लोगों ने निकाला भी था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका एक्सेलरेशन m2 की चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन इस पॉइंट के बाद से एक्सेलरेशन चेंज होकर a हो जाएगा, एक क्या होगा, इंक्रीज इन एक्सेलरेशन होगा। डेल्टा a आपसे पूछ सकता है क्या होगा बच्चों, ठीक है। m2 मास और m1 मास और m तीनों एक सिस्टम की तरह मूव करेगा और उसका एक्सेलरेशन a था और ये a am2 से बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ तक बच्चों इवेंचुअली बॉडी क्या था, मूव कर रहा था, रिटार्ड नहीं कर रहा था, ठीक है। यहाँ तक एक्सेलरेशन या तो ज़ीरो था या पॉजिटिव था इवेंचुअली। यहाँ के बाद से अब क्या हो जा रहा है, दोनों निगेटिव रह रहा है, यानी इवेंचुअली बॉडी रुक जा रहा है। तो ये वाला जो रिटार्डेशन की मैग्नीट्यूड है वो am2 से कम है, ठीक है ना। तो ये सारा एनालिसिस आपको क्वेश्चन में करना चाहिए, इसके बाद आप फ्रिक्शन में फंसोगे नहीं। कितने केस हम लोगों ने डील कर लिया, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 केस। एक सिंपल से प्रॉब्लम में आपने 7 केसेस को डील किए, तो इससे क्या होगी, आपकी मास्टरी आ गई इस क्वेश्चन में। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।